Good morning class 12th and welcome to the next video of IDD Indian Economic Development, and the chapter we are covering today is Rural Development. So after the exam I hope आपके एग्ज़ाम सबके अच्छे होंगे, रिजल्ट्स आपके अच्छे आने वाले हैं। तो अब उसके आगे की तैयारी शुरू करते हैं हम लोग। तो चैप्टर हमारे बचे हैं आईडी का, उन्हें कवर करना है। तो सबसे पहला चैप्टर हमने आज इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आज हम रूरल डेवलपमेंट। तो सिंपल से उसका मीनिंग है वो प्रोसेस ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकनॉमी। आप लोग जानते हैं कि अगर हम इंडियन डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडियन इकनॉमी की बात करते हैं, तो काफ़ी बड़ा पार्ट हमारा सेक्टर ऐसा है इकनॉमी का जो रूरल बेस्ड है। तो रूरल डेवलपमेंट के बिना इंडियन इकनॉमी की डेवलपमेंट की बात सोचना व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार की बात है। तो अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं इंडिया की, तो हमें रूरल डेवलपमेंट यानी रूरल सेक्टर को, विलेज सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है ये कि इसमें क्या मेन इश्यूज़ हैं, व्हाट आर द की इश्यूज़ फॉर द रूरल डेवलपमेंट, कि किन चीज़ों को डेवलप करने से या कैसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं जिनको हमें अभी चैलेंज करना है, जिनको हमें फेस करना है, जिनको हमें ओवरकम करना है, जिससे हमारा रूरल डेवलपमेंट हो सके। तो सबसे पहले उसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ का, उसको हम कैसे स्किल्ड बनाएं, कैसे उनको एजुकेटेड बनाएं, या कैसे हम उनको डेवलप करें किसी तरीके से। लैंड रिफॉर्म्स की जो हमारे सिस्टम बने हैं लैंड को लेकर, कि हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कैसे हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, या कैसे हमने उसको सिंपल बनाना है, कैसे उसको ईजी बनाना है। इसके अलावा जो हमारे लैंड स्ट्रक्चर हैं उनको किस तरह से हमने जो भी चैलेंजेस हैं उनको लेकर कि हमने कंसोलिडेशन कैसे करना है, उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे एक तरह से आप कह सकते हो कि वहाँ के रोड्स वगैरह के बारे में बात हो जाएगी इसमें। इसके अलावा जो उनको हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, उनके जो फर्टिलाइज़र्स के वगैरह के जो सिस्टम है उसके बारे में देखना है, या फिर एजुकेशन फैसिलिटी है उसके बारे में देखना है। तो वो इश्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगे। और सबसे पहले एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी, कि रूरल सेक्टर की गरीबी को दूर कैसे करना है। तो ये हमारे मेन चैलेंजेस हैं जो हमें यहाँ पर सॉर्ट आउट करने हैं, जिसके बारे में हमें सोचना है, समझना है, पढ़ना है। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब ये सब ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास इश्यूज़ क्या क्या, हमने किन चीज़ों के बारे में चैलेंजेस देखने हैं और किनको कैसे हमने इनको फेस करना है। अब पॉइंट आता है ये कि आखिर हमें जो इश्यूज़ हैं हमारे, इनको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आप बात आती है इंपॉर्टेंस की, कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द या नीड ऑफ द रूरल क्रेडिट। क्योंकि क्रेडिट और मार्केटिंग ये दो चैलेंज ऐसे हैं रूरल सेक्टर के जो बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। दे आर द लिंगरिंग चैलेंजेस, यानी रूरल क्रेडिट एंड द मार्केटिंग, दे आर कॉल्ड द लिंगरिंग चैलेंजेस, जो बहुत लंबे टाइम से खिंचते चले आ रहे हैं, जिनका सॉल्यूशन अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। अब पॉइंट ये आता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें रूरल क्रेडिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। भाई बहुत सारे रीज़न्स उसके पीछे। रीज़न्स क्या क्या हैं, सबसे पहला काम तो यही है कि आपको अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, जो हमारी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उनको डेवलप करना है अगर आपने, तो उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, वो पैसा कहाँ से आया किसानों के पास, वो पॉइंट आता है इसमें। रीज़न ये है कि हमारे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल होल्डर्स। ठीक है, तो वो कैपेबल ही नहीं है कि अपने सब्सिस्टेंस के लायक भी पूरा वो प्रोड्यूस कर पाएँ। तो सेविंग्स की बात तो बहुत दूर हो गई। तो अगर उन्हें कुछ डेवलप करना है तो उनको हमें पहले कहने के लिए पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा टाइम गैप बिटवीन द सोइंग एंड द क्रॉप कटिंग, यानी हार्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, कि फसल के बीज बोने से लेकर फसल के कट के मार्केट तक तैयार होने में जो टाइम गैप आता है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं क्रॉप का, वो बहुत बड़ा होता है। इतने लंबे टाइम तक खर्चा तो किसान का पूरा होता है, कभी उसको पानी देना है, उसमें जो मतलब एक आर्टिफिशियल जो इरिगेशन करना है उसके खर्चे भी होते हैं, उसको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने हैं उसके खर्चे भी होते हैं, कई तरह के खर्चे उसके सामने होते हैं। और वो खर्चे उसके पास कहाँ से आएंगे, तो उस टाइम गैप का जो हमारे खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए उसे क्रेडिट लेना पड़ता है। दूसरा, बहुत सी ज़रूरतें होती हैं फैमिली के अंदर, कई फैमिली में फंक्शंस आ गए, कुछ मेडिकल ज़रूरतें पड़ती हैं, इमरजेंसीज पड़ गई, कुछ आपको इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने उसकी ज़रूरतें पड़ गई। ठीक है, कुछ परमानेंट लैंड डेवलपमेंट करना उसकी ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसे सभी कामों के लिए क्रेडिट तो उसको चाहिए किसान को। ठीक है, तो ये हमारी सब उसकी ज़रूरतें हैं, जिन ज़रूरतों के लिए किसान को क्रेडिट चाहिए, उसके बिना उसका काम नहीं चलता। अब मैं इसी के साथ आपको बता देता हूँ कि टाइप्स कौन कौन से हैं। जो क्रेडिट के टाइप्स हमारे पास 3 तरह के हैं, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लोन्स जनरली किसान लेता है कुछ हमारे परमानेंट डेवलपमेंट्स के लिए, जैसे उसको मान लो सबसे एक्स्ट्रा ज़मीन परचेज़ करनी है। ठीक है, तो ज़मीन थोड़े बहुत की तो आएगी नहीं, तो बड़ा लोन चाहिए उसे, और उसको चुकाने का टाइम पीरियड जो होता है, उसको रिटर्न करने का टाइम पीरियड जो जनरली होता है वो 5 से 20 साल का होता है। तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। सेकेंड आता है मिडिल टर्म लोन, यानी मीडियम टर्म लोन भी कह सकते हैं,
तो इनका टाइम पीरियड होता है चुकाने का, रिटर्न करने का टाइम पीरियड होता है 1 to 5 ईयर्स इन 12 months to 5 ईयर्स। और ये किसान लेता है ज़्यादातर हमारी कुछ मशीनरी वगैरह परचेज़ करने के लिए, अपने आप थोड़ा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए, लाइक जैसे कोई ट्रैक्टर खरीदना है या ऐसा कोई और इक्विपमेंट हार्वेस्टिंग मशीन वगैरह खरीदनी है, तो ऐसे खर्चों के लिए, ऐसे कुछ सेटलमेंट्स के लिए वो खरीदता है, यूज़ करता है वो मिडिल टर्म लोन्स को। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं ऐसे लोन जिसको अपनी अर्जेंट नीड्स के लिए चाहिए। अर्जेंट नीड का मतलब कि फसल बोने से पहले उसने लोन लिया, फसल कट के बेची, उसने जो पैसा है उससे वो लोन चुका दिया। यानी छोटे लोन होते हैं जिनका टाइम पीरियड होता है 6 से 12 महीने का, ठीक है। जैसे बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, फर्टिलाइजर खरीदना है, वो स्टार्टिंग में ले लिया लोन पर, फसल कट के बिक के तैयार हुई, मार्केट में पैसा आया हाथ में, उसको चुका दिया। तो ऐसे लोन हमारे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। ये तो आगे उसकी ज़रूरतों के बारे में और टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट इसमें आता है सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट। ये कौन से वो सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से उसको वो रूरल क्रेडिट जनरेट कर सकता है, वो कहाँ से उसको अवेल कर सकता है, उसके बारे में। तो 2 तरह के सोर्सेज मेन है, पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड दूसरा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, राइट। तो जो हमारे इकनॉमी में, हमारी रूरल डेवलपमेंट के या रूरल इकनॉमी के अंदर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, इसका बोलबाला बहुत टाइम से रहा है। यानी मेनली तो जो सोर्सेज हमारे यही रहे हैं, जिससे मेनली हमारे आते कौन कौन है, मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, रिलेटिव्स वगैरह, ठीक है। अगर छोटा मोटा लोन चाहिए, आपके रिश्तेदारों से लोन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस पर आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। बाकी मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड्स, ये 2 हमारे काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं हमारे रूरल सेक्टर के अंदर क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, बट इनकी ड्रॉबैक्स बहुत सारी थी। मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स तो यही है कि इनका लोन इंस्टेंट मिल जाता है, किसान को ज़रूरत होती है अचानक लोन की, यानी उसको कभी ज़रूरत पड़ सकती है अचानक, तो वो ऑन द, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ऑन द स्पॉट उसको वो पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो उसे बहुत लंबा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या कोई एक टाइम पीरियड नहीं चाहिए, अप्रूवल वगैरह का। जैसे जानते हो आप लोग कि बैंक से आपको लोन चाहिए, आपको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, फिर वो लोन पास होता है, उसके बाद सैंक्शन होता है, उसका काफ़ी थोड़ा लंबा पीरियड होता है उसमें। तो जो मनी लैंडर्स है, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके साथ क्या है, आपने गए, अपने कोई भी चीज़ मॉर्गेज वगैरह करनी है वो की, अगर मांगता है तो, वरना वो इंस्टेंटली उनको लोन मिल जाता है। तो एक तो ये है कि उनको टाइमली लोन जब चाहिए तब मिल जाता है, ठीक है। मगर इसमें ड्रॉबैक बहुत बड़ा है इससे कहीं ज़्यादा, कि जो इनके इंटरेस्ट रेट है वो इतने हाई होते हैं, इतने ज़्यादा चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट, कि इवन कई बार तो जो चीज़ मॉर्गेज करते हैं किसान, अक्सर वो चीज़ उनके पास पूरी तरह से चली ही जाती है, तरह से वो फोरफिट हो जाती है, जब्त हो जाती है वो, क्योंकि लोन वो जैसे चुका ही नहीं पाते ज़्यादातर। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। पर स्टिल अपने कह सकते हैं अपने दबदबे के कारण, अपने रुतबे की वजह से, या किसी भी रीज़न की वजह से, हमारे रिलेशंस की वजह कह सकते हो आप, जो लोगों के लिंक्स होते हैं पुराने, उसकी वजह से इन मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड्स का जो रोल है बहुत बड़ा रहा है हमारा रूरल क्रेडिट के अंदर, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट के लगातार जो हमारे प्रयास चल रहे हैं, जो हमारे उसके एफर्ट्स के गवर्नमेंट ने, उसके बाद अब काफ़ी हद तक तो कह सकते हैं हमारे जो रूरल क्रेडिट है वो अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से शिफ्ट होके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ मूव करने लगा है, ठीक है। वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, कमर्शियल बैंक्स भी हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं किसानों को ईजी इंटरेस्ट रेट पर और ईजी टर्म्स के ऊपर। कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं जो किसानों के बनाए हुए बैंक्स हैं, उनके अपनी सोसाइटीज़ के बनाए हुए बैंक्स हैं, इनका इंटरेस्ट रेट और भी काफ़ी कम होता है, बेनिफिट्स बहुत हैं इनके। नाबार्ड के फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बैंक ऐसा है जो स्पेशली रूरल सेक्टर के लिए ही बनाया गया है, जो बाकी सभी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं बैंकिंग सेक्टर के, उनको यह विजिलेंस भी करता है, उनका सुपरवाइज़र भी है एक तरह से। इसकी हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें था रूरल बैंक्स, जिनको हम रीजनल रूरल बैंक भी कहते हैं, RRB, जो स्पेशली रूरल सेक्टर को ही डेवलप करने के लिए बनाई गई हैं। एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो अभी पिछले रिसेंटली कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा हमारा पॉपुलर भी हुआ है। ये किसान जो जितने छोटे छोटे किसान हैं वो अपने ही ग्रुप तैयार करके अपनी सेविंग्स को पूल अप कर लेते हैं और उसके थ्रू एक दूसरे को फाइनेंसिंग करके और इजी इंटरेस्ट रेट पर, बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट रेट पर एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है इससे, ठीक है। डिटेल्स इनकी हम पूरी अभी पढ़ेंगे। तो ये आपको मैंने बताया भी, इसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, इनकी मेरिट डिमेरिट क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो सिर्फ इसका सिंपल मीनिंग, मेन इश्यूज़ हमारे क्या क्या हैं, क्यों है ज़रूरत हमें रूरल क्रेडिट की, और साथ में टाइप्स उसके। आई होप आपके टॉपिक यहाँ तक का समझ में आया होगा। इसकी इस चैप्टर की डिटेल स्टडी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पहुँचेंगे। तब तक हम टिल देन बाय, स्टे सेफ।